हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू साइकोलॉजी। एमपीसी 002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक कुछ वीडियोस कवर कर लिए हैं। 3 वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं, ये फोर्थ पार्ट है जिसमें आज हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में होने वाले डिफरेंट इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। कैसे क्वेश्चन बनता है वो समझाऊंगी मैं आपको। जैसे कि मैं आपको ले चलती हूँ फटाफट से पेज नंबर आई थिंक 1 पर, जहाँ पर हमारा इंडेक्स है। और इंडेक्स में मैं आपको दिखा देती हूँ क्विकली कि किस तरीके से जो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल अडल्टहुड, मिडिल चाइल्डहुड या ओल्ड एज। कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन, किसी न किसी टाइप का डेवलपमेंट या किसी न किसी टाइप का इन्फ्लुएंस 10 मार्कर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। और अगर इस चीज के लिए आप मेंटली एक फ्रेम तैयार करके चले गए, क्योंकि एग्जैक्टली डिट्टो आप लर्न नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ जो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी आज के वीडियो में उससे आप समझ जाएंगे। देखिए लाइन से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से एक ओल्ड एज है, एक मिडिल अडल्टहुड में साइकोसोशल चेंजेस हैं, एक इन्फेंसी का है, एक मिडिल चाइल्डहुड है और एक प्रीनेटल है। पांचों टॉपिक के हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लिए हैं। जैसे प्रीनेटल का हमने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ले लिए हैं, मिडिल चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट ले लिया है, इन्फेंसी में फिजिकल साइकोलॉजिकल ले लिया है, मिडिल अडल्टहुड में साइकोसोशल ले लिया है। लेकिन किसी में भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये आपको समझने के लिए है। जैसे अगर आप ये समझ पाते हैं कि मिडिल चाइल्डहुड के फेजेस में क्या क्या होता है, जो मिडिल चाइल्डहुड का भी अपना एक फेज होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो जो चीजें सोशल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप समझेंगे तो उस चीजों को आप रिलेट करके आंसर को लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर एग्जैक्ट इनमें से कोई टॉपिक आ गया, ये 5 टॉपिक जो यहाँ से हैं आज की क्लास के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इन्हीं में से कोई आ गया तो आप तो ऑफकोर्स वैसे भी क्लियर होंगे, तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये आप मान के चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पेज नंबर 36 पर आ जाते हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक अब हम बिगिन करने वाले हैं। चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियोस को सीक्वेंशियली आप देख ही रहे हैं। चलिए क्विकली स्टार्टिंग करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब बच्चा कंसेप्शन के फेज में होता है, प्रीनेटल उस एज उस फेज में जब बच्चा होता है, तो जब उसका फीटल डेवलपमेंट होता है मदर का, तो वहां पर बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है। अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस तो बहुत आसान है, क्योंकि मदर जैसे एनवायरमेंट में रहेगी बच्चा उसका बच्चे पर उसका बहुत इम्पैक्ट आएगा, बच्चा उसी तरीके से ग्रो होगा। इसी की तरह से क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है कि व्हाट आर द फिजिकल इन्फ्लुएंसेस, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि प्रीनेटल डेवलपमेंट के टाइम पर होता क्या है। ये मैटरनल हेल्थ, मैटरनल ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है जब हम प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओके, environmental influences during prenatal development play a crucial role in shaping the health and development of the fetus। ये उसकी ग्रोथ की बात करता है यहाँ पे। These influences can be characterized into several factors: maternal health, nutritional intake, exposure to substance, external environment condition। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस टाइम पर वर्क करती हैं। अब इनमें से हर फैक्टर का अपना अपना एक लॉन्ग या शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस होता है बच्चे के ऊपर जब बच्चा इस दुनिया में आता है। शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं। सबसे पहले मैटरनल न्यूट्रिशन। कहा भी जाता है कि जो मदर होती है उसको हेल्दी फूड लेना चाहिए, और यही कोशिश भी की जाती है कि जो मदर है वो अपना ध्यान अच्छे से रख सके फिजिकल लेवल पर, जिससे कि जितना न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, उसकी ग्रोथ, फिटल ग्रोथ होगी, उतना ही डेवलपमेंट होगा, उतना ही अच्छे से जो बच्चा है वो आगे ग्रो कर पाएगा, और उसके बॉडी पार्ट्स भी उसी तरीके से ग्रो करेंगे। तो वेल बैलेंस डाइट, विटामिन मिनरल से भरपूर होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। वो बेबी के डिफरेंट ऑर्गन्स और ब्रेन और ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डेफिशिएंसीज अगर हो जाए इस टाइम पर, तो जो जो भी डेफिशिएंसीज होंगी वो बच्चे की कहीं ना कहीं या दुनिया में आने के बाद और आगे भी उस फेज में आगे भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसीलिए किसी तरीके की डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फॉलिक एसिड, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो मिलनी चाहिए। सब्सटेंस एक्सपोजर पे आ जाते हैं। ये दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है जो इम्पैक्ट करेगा। ये कैसे करेगा, मेटरनल न्यूट्रिशन कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिवली मिल रहा है तो अच्छा करेगा, अगर डिफिशियंसीज होंगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है, सबको पता है। सब्सटेंस एक्सपोजर की बात करते हैं। सब्सटेंस एक्सपोजर में क्या होता है कि कुछ लेडीज जो होती हैं, जो मदर होती हैं, अपने उस फेज में जब उनके बेबी का कंसेप्शन का फेज होता है, तो अल्कोहल, ड्रग्स, निकोटीन, इनका कंजम्पशन करती हैं। तो जब इनका कंजम्पशन होगा तो इसका तो कोई अच्छा इफेक्ट हम नहीं जानते हैं एज ऑफ नाउ। आपको पता ही है कि इनका कोई ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं है जो इनका ओवर लेने की वजह से हमें मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फेटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हो सकता है जब ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन होगा।
और इलिसिट ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से भी बहुत सारे न्यूबॉर्न में लो बर्थ वेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल रुक सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। यहाँ तक कि ओवर मेडिकेशन से भी प्रॉब्लम आ जाती है, मेडिसिन की वजह से भी इश्यू हो जाते हैं कई बार। निकोटीन की वजह से भी स्मोकिंग करना, ये बहुत ज्यादा टी का इंटेक करना या ऐसी चीजें करना जिसमें निकोटीन हाई होता है, ऑफकोर्स बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्फेक्शियस एजेंट्स, अब इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ता है। ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस में क्यों आ रहा है? क्योंकि मदर अपने एनवायरमेंट से उस इन्फेक्शन को रिसीव करेगी। कहते हैं ना, मदर को बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। जब कोरोना का फेज था और जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनको बहुत ज्यादा अपनी केयर करनी थी उस टाइम पर, और वो कर भी रही थी क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे किसी भी तरीके का। तो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होंगे वो इस टाइम पर वैक्सीनेशन के थ्रू उनको मिनिमाइज किया जाता है, उनके रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है, और ये भी एक एजेंट होते हैं, फैक्टर होते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसे एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट जैसे कि हैवी मेटल्स के उसमें आना, पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आ जाना, या ऐसी लेडीज जो इन एरियाज में कहीं वर्क करती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में, पेंट से रिलेटेड एरियाज में, ऐसी कोई जगहों पर जहां पर मरकरी का कंजम्पशन हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, ये जो चीजें हैं ये सब क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, मतलब एनवायरमेंट में, फिजिकल एनवायरमेंट में भी जो टॉक्सिसिटी अवेलेबल है, जो इम्पैक्ट कर सकती है मदर को, वो सारी चीजें भी एक फैक्टर बन जाएंगी, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इसके अलावा स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, ये वैसे तो साइकोलॉजिकल है लेकिन इसको एनवायरमेंट में इसलिए जोड़ा क्योंकि ये भी हमारे आसपास एक एनवायरमेंट प्रोड्यूस करता है। अगर मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसकी खुद की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो इसका इम्पैक्ट बच्चे पर आता ही आता है डायरेक्टली। तो मेटरनल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ कंडीशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी फेटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और इसके लिए कोपिंग स्ट्रेटेजीज यूज की जानी चाहिए जिससे कि मेंटल हेल्थ जो है वो मदर की ठीक रहे। मदर की खुद की फिजिकल हेल्थ भी एक एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जो उसकी हेल्थ कंडीशंस हैं, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं पहले से और वो उनको ओवरलुक कर रही है, तो वो बच्चे के ग्रोथ पे आगे चल के इफेक्ट डालेंगे। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, किस तरीके की हेल्थ केयर प्रोड्यूस की जा रही है, एजुकेशन, रिसोर्सेज, जो भी एनवायरमेंट मदर रिसीव कर रही है आउटसाइड द वर्ल्ड, वो सारी चीजें बच्चे को इम्पैक्ट करेंगी और वो सब कुछ एनवायरमेंट में आएंगी। आप चाहें कुछ और पॉइंट्स भी इसमें जोड़ के इस आंसर को लॉन्ग बना सकते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को और डिटेलिंग में भी लिख सकते हैं, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट में, जो कि क्रिटिकल फैक्टर होते हैं, जो कि हेल्थ मदर की और बच्चे की दोनों की हेल्थ और वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। अब हम आ जाएंगे मिडिल चाइल्डहुड में। मिडिल चाइल्डहुड का फेज कौन सा होगा? एज 6 to 12 का जो फेज है, अब मिडिल चाइल्डहुड है। अब आप अपने मन में पहले ये सोचिए, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले आप आसपास कोई ऐसा बच्चा है आपकी फैमिली में या खुद आपको याद हो कि 6 से 12 की एज में आपने अपने आसपास सोशल वर्ल्ड में किस तरह से इंटरेक्ट किया है। इस तरह के आंसर्स को लिखने का यही सबसे अच्छा तरीका है, और मैंने पहले ही वीडियो में ये चीज बताई थी इस सीरीज के, कि इस लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में एक खास बात यह है कि जब आप आंसर्स को लिखते हैं ना, तो आधे आंसर्स तो आप अपने आप से सोच के लिख सकते हैं, वो जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं। ओके, तो मिडिल चाइल्डहुड में अगर आप किसी को अज्यूम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है उसकी दुनिया कितनी बड़ी होती है। उसकी दुनिया, उसके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, कुछ नेबर्स भी हो सकते हैं, वही फ्रेंड्स में ही काउंट हो जाएंगे वो भी। स्कूल टीचर से बच्चे बहुत ज्यादा इस समय पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अपने स्कूल के एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये ही सोशल डेवलपमेंट होता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बच्चे कुछ आइडेंटिटीज स्टैब्लिश करते हैं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल स्किल डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बच्चों के अंदर, और इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हम देखते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो धीरे धीरे चेंज नेटवर्क की तरफ को जा रहा होता है। तो अब इसके मिडिल चाइल्डहुड के बीच में हम सोशल डेवलपमेंट कैसे देखेंगे की एस्पेक्ट्स में? सबसे पहले पीयर रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। पीयर रिलेशनशिप में फ्रेंड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनके लिए, ग्रुप डायनामिक्स भी यहाँ पे वर्क करती है, दोनों चीजें। बच्चे फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सोशल इंटरेस्ट वगैरह में, और फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लाइफ का इस टाइम पर। और उसमें लेकिन इतना डीपली बॉन्डेड नहीं होते हैं, मतलब ये भी एक फेज होता है, टीनेजर ज्यादा होते हैं डीपली बॉन्डेड, लेकिन इतना डीपली बॉन्डेड नहीं होते हैं, मगर उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। अगर 6 साल से पहले की बात करें तो बच्चे एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता और फिर उनसे बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इमोशंस स्ट्रांग हो जाते हैं पहले के कंपेयर में, और बच्चे के अंदर वैल्यूज और इंटरेस्ट जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस कुल मिला के यहाँ समझते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब ये हो गया, बच्चे समझते हैं कि सोशल हायरार्की एक वर्क करती है जिसमें ग्रुप फॉर्म करना जरूरी होता है, डिफरेंट सिचुएशन में एक दूसरे को कोऑपरेट करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आने लगती हैं। तो पहला हो गया हमारा
मिडिल चाइल्डहुड में क्या पहला सोशल डेवलपमेंट हम किस में देखते हैं, पीयर रिलेशनशिप की फॉर्म में देखते हैं कि बच्चे पीयर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर आते हैं सोशल स्किल्स की तरफ। सोशल स्किल्स में क्या क्या हो सकता है बच्चे के अंदर हम कम्युनिकेशन और एम्पैथी को देखते हैं। मतलब बच्चा जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, हालांकि बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है इस फेज में, लेकिन कोशिश करता है क्योंकि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो चेंजेस तो आएंगे। इम्पैथी उसके अंदर आने लगती है, उसको दूसरे के फीलिंग, इमोशन को, कॉपरेशन को, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ये सोशल स्किल के अंदर हमने लिख दिया। आपको लगता है कि बच्चे के अंदर और भी कोई चीज ऐसी है जो सोशल स्किल में डाली जा सकती है, तो आप पॉइंटर बना के उसको भी लिख सकते हैं, 2 3 4 जितने आप चाहें। सोशल नॉर्म्स की उससे अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि रूल्स और एक्सपेक्टेशंस दोनों से बच्चा मीट करता है जब वो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आता है। इसके अलावा पेरेंट्स भी घर पर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना देते हैं, तो उन सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करना उसको जरूरी लगने लगता है, और वो ये भी समझते हैं कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, कहाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर आने लगती है कि चीजें क्यों होनी चाहिए, वैल्यूज, सिस्टम, ये सब चीजें उसके अंदर आने लगती है, इनकॉर्पोरेट होने लगती हैं, तो सोशल नॉर्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है। फैमिली इन्फ्लुएंस पर का बच्चे पर बहुत फर्क पड़ता है। अपने जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है ना, उससे चाइल्डहुड में उसकी शेप हो रही होती है। अब जो शेपिंग उसकी बनेगी वही तो वो सोसाइटी में जाके एग्जिबिट करेगा, तो अल्टीमेटली जो उसका सोशल डेवलपमेंट होगा उसमें फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होगा। तो फैमिली के इन्फ्लुएंस में क्या लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं आप ऐसे चेंजिंग डायनामिक्स की फॉर्म में लिखें, आप फैमिली रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप जो होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के इंडिपेंडेंस में या उसको डिपेंडेंट भी बना देने में, और किस तरीके के पेरेंट्स जो है बच्चे के साथ में डीलिंग कर रहे हैं, कैसा एडवाइजरी रोल कर रहे हैं या डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, फैमिली का जो अपना रिलेशनशिप है वो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। बट गाइडेंस कैसी मिल रही है फैमिली की तरफ से, पॉजिटिव गाइडेंस है, पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं, तो बच्चा कॉन्फिडेंस ग्रो होगा उसका, और इस तरीके से वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात करें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट तो बच्चे के अंदर होता ही है, आप इसे सेल्फ एस्टीम भी मेंशन कर सकते हैं, सेल्फ के डिफरेंट एस्पेक्ट मेंशन कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में बच्चा क्या होता है, अपने बारे में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट फॉर्म करना शुरू कर देता है, उसको लगने लगता है कि मैं या तो बहुत एक अच्छा बच्चा हूँ या एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं कुछ चीजों में बहुत अच्छी चीजें करता हूँ या मैं मुझे नेगेटिवली परसीव किया जाता है। दुनिया उसके बारे में क्या व्यू रखती है वो उसको वैलिडेट करते हुए अपने बारे में एक व्यू बनाता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो उसका खुद का अपने बारे में कॉन्सेप्ट होता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। ओके, फिर तो इसीलिए इसको माना जाता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पे बच्चा किस तरीके से सोशल एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहा है, क्या वो अपने बारे में फॉर्म कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी, इसका पार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ उस पर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं। कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को सोशल वर्ल्ड में जोड़ने का, क्योंकि जिस कल्चर में भी बच्चा रहेगा, जैसी भी एक्टिविटीज वो सीखेगा और करेगा, वैसे ही वो सोशल वर्ल्ड में जाके डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस काफी बड़ा पॉइंट है। आप चाहे तो इसको आइडेंटिटी फॉर्मेशन से अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी वो फैक्टर्स हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है, और इसके अंदर आप स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स और इंक्रीज कर सकते हैं। एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट, सोशल लर्निंग और नेटवर्क बिल्ड करना बच्चा सीखता है। एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सोशल लर्निंग और बिल्डिंग नेटवर्क की तरह से लिखें। मतलब बच्चा एकेडमिकली चीजों को जिस तरीके से करता है, नॉलेज उसकी इंक्रीज होती है, तो उस नॉलेज की वजह से उसके अंदर विजडम आता है, विजडम आने की वजह से वो सोशल वर्ल्ड में एक वाइज बच्चा या वाइज पर्सन कहलाने के काबिल बनने लगता है। तो एकेडमिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और एक्स्ट्रा करिकुलर इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, बच्चा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज सीखता है, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करता है जो लेटर ऑन उसकी लाइफ में काम आएंगे, और वैल्यूज भी उसी के संग उसके साथ डेवलप होने लगते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें, आज का जो वीडियो है हमारा फास्ट चल रहा है और सही स्पीड में चल रहा है, ज्यादा जबरदस्ती में से लंबा नहीं करेंगे क्योंकि चीजें बहुत ही सॉर्टेड है यहाँ पे। तो अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि बच्चा जितनी चीजें आपने यहाँ पे देखी थी ना, वो सब कुछ यहाँ पे एज अ कंक्लूजन लिखी हुई है, इसे क्विकली आप रीड भी कर सकते हैं। ओके, तो कंक्लूजन के साथ हम अपने इस पॉइंट को एंड करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे 10 मार्कर लिखे चाहे 6 मार्कर लिखे, कंक्लूजन में 2-3 लाइनें जरूर लिखिए, बहुत जरूरी होती है। एक आंसर का स्टैंडर्ड तरीका ही यही होता है जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। भले ही टॉपिक की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको आंसर लिखने के लिए एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है समराइज करने के लिए। अब आ जाते हैं इन्फेंसी के पीरियड में फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होते हैं। वैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इसका आंसर भी आपको इसी तरीके से मिलेगा।
इन्फेंसी का फेज कौन सा होता है पहले ये समझ लेते हैं। अपने इन्फेंसी का फेज तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं, आपने किसी को देखा है, ध्यान में है, तो आप देख सकते हैं कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स की जो एज होती है, जिसमें बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसकी एक्टिविटीज को नोटिस भी करें तो बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, खास तौर से उनके जिन्होंने उससे पहले कभी बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है। जिन्होंने किया है वो थोड़ी चीजें समझ भी पाएंगे। तो ये एक क्रिटिकल टाइम होता है फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दोनों तरीके से, क्योंकि आप सोचिए ना, आप 2 साल के बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको हम इस आंसर में एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो काफी सारे चेंजेस बच्चे के अंदर होते हैं, जिसमें हम बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स की फॉर्म में देखते हैं, बोलने के तरीके में देखते हैं, है ना। 0 से 2 तक आते आते बच्चा बोलने की कोशिश करने लगता है, चलने की कोशिश करने लगता है, भागने लगता है, उसके एक्शन रिएक्शन आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो फिजिकल लेवल पर मोटर स्किल्स के फॉर्म में दिखती हैं। तो आइए पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। ग्रोथ पैटर्न में हमें काफी डिफरेंस नजर आता है, जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है। अच्छा, यहाँ पे जो चीजें हैं ना, वो थोड़ा आपको फोकस करके करनी पड़ेंगी। अभी तक तो मैं आपसे ये कह रही थी, इन्फेंसी में जो चीजें होती हैं वो चीजें एज इट इज होती हैं बच्चों के अंदर, जनरल एक वो देखा जाता है। तो इन्फेंट्स एक्सपीरियंस रैपिड फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। दे टिपिकली ट्रिपल देयर बर्थ वेट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड गेन अबाउट 10 इंचेस इन लेंथ। पर क्या एग्जैक्टली सेम हर बच्चे के संग होता है? नहीं, ये एक जनरलाइज्ड समरी है जो आपको ऐसे ही लिख के आनी है। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उनका जो बर्थ के टाइम पर वेट होता है उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स वो अपने 1 ईयर के अंदर गेन कर लेते हैं। तो ये अप्रॉक्स रहेगा, ऑफ कोर्स सेम, मतलब सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेम वेट के लेके तो बच्चे भी दुनिया में नहीं आते, तो सेम कैसे हो जाएगा, है ना। और अपनी 10 इंचेस से ज्यादा लेंथ वो इंक्रीज कर लेते हैं। सेकेंड ईयर आते आते उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है, और उसके बाद बच्चे वेट और हाइट गेन करना स्टार्ट करते हैं, और हेड सर्कमफ्रेंसेस भी इंक्रीज हो जाती है। आप देखेंगे ना, छोटा बच्चा जो बिल्कुल ही दुनिया में आता है कितना नन्हा सा होता है, और 2 साल तक आते हैं तो उसका सर बड़ा हो जाता है, बॉडी पार्ट सब बड़े हो जाते हैं। तो सभी बॉडी पार्ट जो है वो इंक्रीज होते हैं, नॉट जस्ट द हेड, नॉट जस्ट द लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन भी ग्रो करता है और डेवलप होता है। मोटर स्किल की बात करें तो मोटर स्किल वैसे भी 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं? जो इन्फेंट डेवलप करते हैं लार्ज मसल मूवमेंट स्टार्टिंग विद रिफ्लेक्सिव मूवमेंट एट बर्थ, और उसके अलावा रोलिंग करना, सिटिंग, क्रॉलिंग, इवेंचुअली वॉकिंग, ये सब ग्रॉस में आते हैं। फाइन में वो आते हैं जिनसे वो कोई फाइन चीज कर सकें। जैसे जनरल अगर किसी ह्यूमन के बारे में बात करें तो हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? हम जो भी काम कर लेते हैं वो सब हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। लेकिन जिस काम को बड़े फाइन तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे अब हम उंगलियां चला के कुछ भी काम कर लेंगे, लेकिन जब हम तबला बजाते हैं तो तबला बजाना या हारमोनियम बजाने में उन फिंगर्स का यूज जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है, तो वो वही कर सकता है जिसके स्किल्स उसमें होंगे। तो यही एग्जाम्पल से आप समझिए कि फाइन मोटर स्किल्स में छोटे बच्चे में क्या नजर आएगा आपको? ना तो वो तबला ही बजा पाएगा और ना वो गिटार बजा पाएगा। वो क्या कर सकता है? वो अपने हैंड्स का या फिंगर्स को इफेक्टिवली यूज करना। जैसे अभी तक जो बच्चा था वो हाथ से किसी चीज को पकड़ रहा है, तो वो हाथ से पकड़ रहा है, तो वो पकड़ रहा है तो छूट भी रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़े होने लगता है तो उसको पता है कि अगर मैं इस हैंडल, कप के हैंडल में फिंगर को इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा तो मैं उसको ऐसे संभाल के पकड़ सकता हूँ। ये समझ उसके अंदर आती है। तो ये ब्रेन के डेवलपमेंट की वजह से भी आती है। ऑफकोर्स वो केवल हाथों को चलाना ही नहीं सीखता है, तो ब्रेन के डेवलपमेंट से ही उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो बेहतर होते चले जाते हैं। फिर सेंसरी डेवलपमेंट, ऑफकोर्स सेंसरी डेवलपमेंट भी होता है। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बेहतर होते चले जाते हैं, उसको समझ में आता है चीजों को, कि वो जो देख रहा है या सुन रहा है, सुनकर रिएक्ट करना, देखकर रिएक्ट करना, या चीजों को छूना जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आता है ना। तो इन्फेंट का जो सेंसेस है वो इस स्टेज में काफी स्पीड में डेवलप होता है। न्यूबॉर्न कैन सी ओनली अ फ्यू इंचेस इन फ्रंट ऑफ देम, लेकिन धीरे धीरे उनका विजन जो है वो और ज्यादा इंप्रूव होता जाता है, जिसकी वजह से वो फेसेस ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने लगते हैं। एक छोटा बच्चा इनिशियली अपने मदर और फादर को ही थोड़ा थोड़ा समय के साथ पहचानते हुए और ज्यादा अच्छे से पहचानने लगता है, लेकिन एक लंबा टाइम गुजरने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, वो अपने बाकी के रिश्तेदारों को भी समझने लगता है, बाकी के जो आसपास लोग ज्यादा उसके रहते हैं उनसे कनेक्ट होने लग जाता है। तो क्योंकि उसकी जो विजन इंप्रूवमेंट होने लगता है। हियरिंग इज फुल्ली डेवलप्ड एट बर्थ, बट इन्फेंट बिगिन टू रिस्पॉन्ड टू साउंड्स। जब धीरे धीरे अपनी मदर की वॉइस पहचानने के साथ साथ और अच्छी क्लैरिटी के साथ पहचानने लगते हैं। तो सेंसरी डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। हेल्थ एंड रिफ्लेक्सेस की बात करें तो कई सारे रिफ्लेक्सेस के साथ बच्चे दुनिया में आते हैं, जिनके बारे में अलग से बताया भी गया है। रूटिंग रिफ्लेक्स, ग्रास्प रिफ्लेक्स, इस तरीके के रिफ्लेक्सेस होते हैं। बच्चे ग्रेस्प करना जानता है। अच्छा, छोटा बच्चा जो होता है, आप देखिए उसके फिंगर में आप इस तरह से हाथ रखेंगे तो पकड़ लेता है। तो ये क्या है, बच्चा इन रिफ्लेक्सेस के साथ दुनिया में आता है, और हाथ पैर भी हल्का फुल्का चलाने की कोशिश करता है, पल के झपकता है। अच्छा, ड्यूरिंग इन्फेंसी इम्यूनिटी भी एक कंसर्न होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो कई बार एंटीबॉडीज नहीं डेवलप होते उनकी बॉडी में, तो इलनेस को प्रोन हो जाते हैं। या फिर बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, जो भी हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए, जितना स्ट्रांगर मदर होगी उतना ही स्ट्रांग उसका बेबी भी होगा।
तो इसीलिए प्रीनेटल में हमने ये समझा था कि कितना ज़रूरी है हेल्थ को मेंटेन करना। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि अटैचमेंट का फॉर्मेशन होता है। इन 2 इयर्स में बच्चा अटैच होता है। बच्चे के पास मम्मी पापा है, खुश रहेगा, नहीं है आसपास तो रोने लगेगा, ये क्लोज रिलेटिव के पास रहना चाहेगा। तो सबसे पहला जो अटैचमेंट होता है उसको प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ में हो जाता है। प्राइमरी केयर गिवर्स कौन हो गए? जो उसके इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, शुरुआत से जो उसके साथ रहते हैं, जिसके संग उसे सिक्योर अटैचमेंट फील होता है। और केयर गिवर जो होते हैं वो नर्चरिंग रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हमेशा सेफ्टी ट्रस्ट उसको फील होता रहता है उनके साथ में, इसी वजह से उनके संग प्राइमरी अटैचमेंट फील हो जाता है। अटैचमेंट स्टाइल क्या क्या हो सकते हैं? सिक्योर, इनसिक्योर, अवॉइडेंट, इनसिक्योर, एम्बिवलेंट। ये बच्चे के फ्यूचर रिलेशनशिप को भी करते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं, अब रीजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स के साथ बच्चा शुरुआत से नहीं जुड़ता है, तो लेटर ऑन आगे की लाइफ में चलने के बाद वो बच्चे का भी पेरेंट्स से उतना अटैचमेंट नहीं रहता। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बच्चे के साथ बहुत ज्यादा टाइम शुरुआत में दिया जाना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीन प्याजे की थ्योरी को यहाँ पे रिलेट करना। आप चाहें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस फेज में कैसा होता है और डिटेल में बुक से लिख सकते हैं, वरना इतना भी इनफ ही है कि इन्फेंट्स क्या करते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स उनके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। बच्चा भले ही 2 साल से छोटा का है, लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट से कंटिन्यूस इंटरेक्ट कर रहा है जब से इस दुनिया में आया है। तो यहाँ पे उसकी सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो वर्क करती है जब बच्चे सेंसरी एक्सपीरियंसेस से लेते हैं और मोटर एक्शंस भी काफी हद तक परफॉर्म करते हैं। की कॉग्निटिव माइलस्टोन्स ड्यूरिंग दिस स्टेज इंक्लूड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी पर बेस्ड है, एक सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें 8 महीने के बच्चे तक जो होते हैं वो उनके सामने अगर कोई चीज है और हटा दी जाए तो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, लेकिन 8 महीने के बाद, 8 महीने के फेज तक आते आते बच्चे के सामने अगर कोई चीज है और वो हटा दी जाए तो फिर उसको ढूंढने की कोशिश करने लगता है कि मेरी चीज कहाँ गई। तो ब्लैंकेट एंड बॉल एक स्टडी की गई थी जिसमें ब्लैंकेट के अंदर बॉल को छुपा दिया गया था। पहले बच्चे को बॉल दिखाई गई थी, फिर उसको छुपा दिया गया था। तो बच्चे को ये लगा कि बॉल है ही नहीं। पर ये किस केस में था? जब बच्चा छोटा था, 8 मंथ से नीचे का था। लेकिन 8 मंथ से ऊपर के बच्चे जो होते हैं वो चीजों को ढूंढने लगते हैं, उन्हें पता होता है कि कुछ हमने भी देखा था। इससे उनकी मेमोरी के बारे में भी हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो यहाँ से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हम अंदाजा लगा पाते हैं। लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे शुरुआत में कूइंग और बैबलिंग ही करते हैं कुछ मंथ में, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। साउंड्स निकालते हैं तरीके के, या फिर अपने लिप्स की वजह से भी साउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ टैपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो कुछ वर्ड्स वो बोलना शुरू करते हैं जो भी उनको फेमिलियर लगते हैं। और लैंग्वेज जो होती है वो इंटरेक्शन, इमिटेशन, इनसे होती है। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चा देख देख के ही सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। उसके सामने अगर आप फ्रेंच बोल रहे हो फ्रेंच बोलेगा, उसके संग स्पेनिश बोलेंगे स्पेनिश बोलेगा, जो वो देखेगा वो बोलेगा। वो अपने पास से कोई ऐसा कोर्स नहीं करके आया होता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो काफी सारे इमोशंस बच्चे दिखाते हैं, और बच्चे तो सबसे ज्यादा इमोशंस दिखाते हैं। एंगर दिखाएंगे, फियर दिखाएंगे, सैडनेस भी दिखाएंगे, हैप्पीनेस भी दिखाएंगे। उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बट उनको मूड स्विंग्स नहीं कहते हैं, उनके मूड फ्लक्चुएशंस कह सकते हैं, जिनकी फॉर्म में हमें पता चलता है कि उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। और 6 मंथ के अराउंड आते आते बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, बेसिकली बच्चे तो नहीं कहेंगे उन्हें, बच्चे तो वो चाइल्डहुड में कहलाते हैं, सोशल रेफरेंसिंग दिखाने लगते हैं। जैसे कि किसी बच्चे से कहा जाए हम तुम्हारी मम्मी को लेके जा रहे हैं, ऐसा करते हैं बच्चों को छेड़खानी करने के लिए, अक्सर ऐसा करते हैं ना, बच्चों को थोड़ा टीज करने के लिए। तो बच्चा उस पर रिएक्शन देता है, तुरंत रिएक्शन देता है। हम सबको पता है कि बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके बेटा आपके पापा को हम लेके जा रहे हैं, मम्मी को लेके जा रहे हैं, तो तुरंत रिएक्शन देगा, एंगर दिखाएगा, रोने लगेगा, जो भी बच्चा करना चाहता है। तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसे फर्क पड़ रहा है कि अगर उसकी मम्मी को कोई लेकर जा रहा है तो इतना न्यूट्रल नहीं है बेबी कि हाँ मेरी मम्मी है तो लेके चले ही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इसी के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट का भी पता चलता है कि इन्फेंट जो होते हैं वो सोशली इंगेज होने लगते हैं, मतलब जिनके साथ में है उनके संग कंफर्टेबल है, किसी अननोन के पास नहीं है। और इसके अलावा वो फैमिलियर लोगों को ही प्रेफरेंस देते हैं। और सेपरेशन एंग्जाइटी भी दिखा सकते हैं। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो खैर डिसऑर्डर होता है, बट इन जनरल सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत सारे लोगों को होती है कि जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर आप उससे जरा भी दूर जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी इन्फेंट्स जो होते हैं वो 8 से 12 मंथ से दिखाना शुरू कर देते हैं, और फिर तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है कि जब भी कोई पर्सन अपने किसी क्लोज्ड वन से दूर होता है तो उसको सेपरेशन एंग्जाइटी फील होने लगती है। सोशल प्ले बिगिंस as infants engage with caregivers and peers helping to develop social skills and emotional understanding। तो सोशली भी लोग, बच्चे जो हैं वो, इन्फेंट जो है वो जुड़ने लगते हैं अपने आसपास के लोगों से।
टू कंक्लूड दिस, आपने जो जो पढ़ा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इसमें अपने डेवलपमेंट के दौरान, आपने देखा कि किस तरीके से चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। अटैचमेंट फॉर्मेशन होता है, कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। अगर आप कंक्लूजन पढ़ेंगे ना किसी भी टॉपिक का, तो आप ये देखेंगे कि हमने उसी को पॉइंट्स में समराइज कर दिया, एक पैराग्राफ में कर दिया है समराइज, और इतना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे आप। तो उसको और शॉर्ट में अपने तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है वो ग्राउंड वर्क है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ काम आता है, चीजें यूज में आती हैं। आ जाते हैं साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल अडल्टहुड। हमारा जो क्लास है वो अप्रॉक्स 20 मिनट्स का हो चुका है, कोशिश करेंगे 30-35 मिनट्स में हम कवर करें। तो अब आ जाते हैं साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडिल अडल्टहुड। अब मिडिल अडल्टहुड कौन सा फेज है? अब आप अडल्टहुड में तो पक्का होंगे, अब मिडिल अडल्टहुड में है ये नहीं, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स रहते हैं इग्नू के, वो कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाई अपनी खत्म करके, पीजी खत्म करके तुरंत इसमें आ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर चुके हैं, फैमिली लाइफ चल रही है। तो हम दोनों तरीके के लोग हमारे पास हो सकते हैं, प्री अडल्टहुड और मिडिल अडल्टहुड के। तो मैं मान के चल रही हूँ आप इसमें ही कहीं आसपास तो रेंज कर रहे होंगे। ओके, तो हम आपके लिए इसको समझना बहुत आसान है। साइको सोशल, पहले साइको सोशल का मतलब समझ लीजिए, मतलब साइकोलॉजिकल चेंजेस और सोशल चेंजेस जब मिल जाते हैं तब बनता है साइको सोशल चेंजेस। तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? ये जो पीरियड है, वैसे तो उन्होंने 40 से 65 का है, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन जो रेंज है वो आगे पीछे हो सकती है। अब अगर हम देखें इस तरीके से, तो टीनेज वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें और छोटे बच्चों में देखने को आजकल मिल रही हैं। तो आपको पढ़ने के हिसाब से भले ही आप इस रेंज को ध्यान में रखें, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसीडर करके चल सकते हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि मिडिल अडल्टहुड में कौन कौन सी वो चीजें होती हैं जो साइकोसोशल चेंजेस को एग्जिबिट करती हैं। सबसे पहले आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एरिक एरिक्सन के अपने साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी में ये चीज कहते हैं कि जो मिडिल अडल्टहुड होते हैं, दे स्ट्राइव फॉर जनरेटिविटी विच इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड सपोर्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। सिर्फ अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचने की जो एक डिजायर होती है, मतलब सोशल वर्ल्ड में भी जो सोच रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली वो चीज माइंड में है, वैल्यू रखती है। तो दिस कैन मैनिफेस्ट थ्रू पेरेंटिंग, मेंटरिंग और एंगेजिंग इन कम्युनिटी सर्विसेज एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस चीज को सोचते हैं, इसके अलावा इससे भी आगे की एज में आ जाते हैं तो सोसाइटी के लिए सोचते हैं, दूसरे के बच्चों के लिए सोच सकते हैं, ऑर्फेंस के लिए सोच सकते हैं, या ऐसे एनजीओज में कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे वो दूसरों की मदद करना चाहते होते हैं। तो जनरेटिविटी वहां पे हमें देखने को मिलती है। अच्छा, जिनके अंदर जनरेटिविटी नहीं आती है, उनके अंदर स्टैग्नेशन आ सकता है, वो स्टैग्नेंट हो सकते हैं, अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं, वो उनको लीडिंग टू फीलिंग ऑफ डिसकॉन्टेंट और अ सेंस ऑफ फेलियर इन देयर लाइफ। उन्हें ये फील होगा कि हम अपनी ही लाइफ में जो है वो बहुत बड़े लूजर हैं, या हम चीज़ों को एक्वायर नहीं कर पाए। और वैसे भी जब तक आप अपनी ही लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। आपको पहले खुद को नर्चरिंग होना होगा, खुद के लिए फ्रूटफुल होना होगा। जब आप ये फील करेंगे कि हाँ मैं प्रोडक्टिव हूँ, तभी आप दूसरे को दे भी पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, या तो जनरेटिविटी होगी आपके अंदर, और वो तभी होगी जब स्टैग्नेशन नहीं होगा, और अगर ये है तो ये नहीं हो सकता। करियर डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन की अगर बात करें, तो मिडिल अडल्टहुड में आते आते करियर के पीक पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन क्या सब लोग सक्सेसफुल होते हैं? क्या सब लोग उससे सेटिस्फाइड होते हैं? नहीं। आप अपने बारे में सोचिए, अगर आप इस एज ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप ही बताइए कि आपने करियर से, आप प्रोफेशनल लाइफ से हैप्पी हैं, खुश हैं जो कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उससे अर्न कर रहे हैं, और अर्निंग इज द बिगेस्ट नेसेसिटी आपकी लाइफ में। आपको अर्निंग करनी ही करनी है, एक रीजन है कि करनी है, क्योंकि लाइफ चलानी है, अपनी चलानी है, फैमिली की चलानी है। तो इस वजह से क्या होता है, कई बार लोग बहुत ही अनहैप्पीनेस के साथ साथ अपनी जॉब को करते रहते हैं। तो इस वजह से उनका करियर का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, न्यू करियर में ट्रांजिशन नहीं हो पाता। तो एक रिजेंटमेंट रहता है उनके अंदर प्रोफेशनल आइडेंटिटी और गोल्स को लेकर। और जिन लोगों में एक अच्छी चीज रहती है, वो कम उम्र में अच्छा हासिल कर लेते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको और चैलेंजिंग चीजें चाहिए होती हैं लाइफ में, और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए होती है। तो इस तरीके से ये दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। रिलेशनशिप चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, फैमिली डायनामिक्स बदलती हैं जब बच्चे बड़े होने लगते हैं। पेरेंट्स की जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स, सब चीजों के बारे में सोचना होता है, तो फैमिली के डायनामिक्स भी बदलते हैं, और खुद से ज्यादा बच्चों के लिए सोचने की एक फेज यहाँ पे आ जाती है। तो सोशल वर्ड तो बच्चे हो गए, और साइकोलॉजिकली हम बच्चों में इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स की दुनिया काफी हद तक बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चों के अलावा और भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही होते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए उस समय पे मैटर करते होते हैं, उनके लिए भी आप सोचते हैं। एजिंग पेरेंट्स, ऑल इसके अलावा एजिंग पेरेंट्स को भी यहाँ पे खुद भी एजिंग पेरेंट्स बन सकते हैं आप,
और आपके जो पेरेंट्स है जो एज आ चुके हैं, दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, बट वो वाले पेरेंट्स तो आप फैमिली डायनामिक्स में ही रखिएगा। जब आप खुद इस एज में आ रहे होते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होने लगता है कि हाँ, मुझे अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें करनी है, या जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड आइडेंटिटी, मिडिल एडल्टहुड तक आते आते बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन की डिजायर आती है कि हम खुद को कैसा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ का एक इतना बड़ा फेज हम गुजार के यहाँ तक आ गए, अब हम कैसे नजर आ रहे हैं, है ना। ये चीज उनके अंदर आती है और अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो कई बार डाउट में भी आते हैं और कभी बहुत हैप्पी भी होते हैं कि देखो हमने इतना लंबा फेज गुजारा और हमने इतनी सारी चीजों को लाइफ में एक्वायर किया, और इसके अलावा आइडेंटिटी भी हमने फॉर्म करी। तो ये दोनों चीजें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से नजर आती हैं। सोशल नेटवर्क एंड सपोर्ट की बात करें तो सोशल नेटवर्क मिडिल अडल्टहुड से शिफ्ट हो जाते हैं काफी हद तक, विद सम इंडिविजुअल स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी टाइज वाइल अदर्स में लूज टच विद एक्विनेंसेस। बहुत सारे सोशल नेटवर्क ब्रेक हो जाते हैं, नए नेटवर्क बन जाते हैं, या फिर कुछ के बहुत लंबे टाइम तक भी नेटवर्क चलते रहते हैं। सपोर्ट की बात ऐसी है कि जितना अच्छे लोग आपके आसपास होते हैं, जितने फैमिली फ्रेंड्स की फॉर्म में जितनी सोशल कम्युनिटी अच्छी होती है, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, वेलबींग अच्छी होती है, और उसकी वजह से एक अच्छा फेज लाइफ का गुजरता चला जाता है। हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए। एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करती है इस टाइम पर कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। अगर आप फिजिकली फिट फील करते हैं तो आपको सारी चीजें दुनिया में आसपास अच्छी महसूस होंगी, आपको अच्छा लगेगा सारी चीज को करते हुए, आपको एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर फिजिकल हेल्थ डिके की तरफ जा रही है तो वही चीजें बोझ लगने लग जाती हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बात करें तो किस तरीके का लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, क्या स्ट्रेस एंग्जाइटी आपकी लाइफ में है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। कितने सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो जो भी चीजें हमें हमारे साथ चलती हैं लाइफ में, वो सारी ही चीजें हमारी हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट या फिर डिस्कम्फर्ट में ला सकती हैं। मिड लाइफ क्राइसिस और ट्रांजिशन क्या होता है। मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में हमने शायद कल भी बात की थी, लास्ट वीडियो में मिंटू से बात की थी। मिड लाइफ क्राइसिस एक ऐसा पॉइंट होता है हमारी लाइफ का जहां पर हम ये इवेलुएट करते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स डिजायर थी वो अनफुलफिल्ड रह गई हैं या फिर हमने उन्हें कितना एक्वायर किया है। मतलब एक तरीके से अपना इवेल्युएशन करने का टाइम होता है। जब हम इवेल्युएशन करते हैं और हम ये रियलाइज करते हैं कि चीजें वैसी नहीं हो पाई जैसा हम चाहते थे, तो हम रिग्रेट करने लगते हैं। और जब हम उसको रिग्रेट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। मतलब ये लाइफ के मिडिल में आके जब हम क्राइसिस कोई फील करते हैं, बी अबाउट एनीथिंग, वो मिड लाइफ क्राइसिस हो जाता है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं और साइको सोशल चेंजेस जो होते हैं मिडिल अडल्टहुड में, वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें देते हैं, जनरेटिविटी से लेके इवॉल्विंग रिलेशनशिप तक, हेल्थ कंसिडरेशन तक, सोशल कनेक्शन मेंटेन करने से लेके हेल्थ और वेलबींग के प्रमोशन तक। तो ये काफी डिफिकल्ट तो नहीं, बट हाँ एक्सपीरियंस से भरा हुआ फेज होता है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, अब आज का जो मेरा टास्क है उसमें तो मेरा टॉपिक ये भी है ओल्ड एज वाला, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओल्ड एज पर। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी। आज हमने काफी तो पढ़ ही लिया है, ओल्ड एज को लेके काफी सारी चीजें बड़ी सिंपल सी हैं, वैसे इतना कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है बताने के लिए, मगर हाँ मुझे जरूरत रहेगी कि मैं अच्छे से बताना चाहूंगी। और आज का ये जो पूरा वीडियो है ये मैं पूरा एक टेक में कंप्लीट कर रही हूँ, तो मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आप नेक्स्ट वीडियो प्ले करेंगे प्लेलिस्ट का, उसमें आपको यहीं से शुरुआत होकर मिलेगी, जिसमें हम इश्यूज और चैलेंजेस की बात करेंगे जो कि ओल्ड एज में हम फेस करते हैं, या फिर प्रोसेसिंग कैसे होती है एजिंग की, काफी सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। ऑलराइट, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरी इस कंटिन्यूटी के लिए एक बार लाइक कर दीजिएगा। सीरियसली मैंने कहीं पर भी पॉज नहीं लिया है, ना ही पानी का ब्रेक लिया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।